Hello and welcome to UPSC Prep World. This is the 11th lecture in the Environment and Ecology series of UPSC CSE preparation. In the last lecture, we discussed about the biomes, types of biomes, adaptations of flora and fauna in different biomes. In this lecture, we will study about aquatic ecosystem, type of aquatic ecosystems, and its flora and fauna. तो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता क्या है? It refers to plant and animal communities occurring in water bodies along with abiotic components. तो एक्वाटिक इकोसिस्टम वो होता है जो कि वाटर बॉडीज़ में पाया जाता है जिसमें कि बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं. तो फ्लोरा एंड फौना अलॉन्ग विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एक्वाटिक इकोसिस्टम्स. एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के टाइप कैसे होते हैं, किस टाइप के एक्वाटिक इकोसिस्टम्स हो सकते हैं? तो दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. तो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स हम सैलिनिटी के बेस पे उनको बांटते हैं, मतलब उनका जो सॉल्ट कंटेंट होता है, जो सॉल्ट कंटेंट इन द वाटर होता है, उसके बेसिस पे हम एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को बांटते हैं. और उसमें जैसे पहला है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. किस एक्वाटिक इकोसिस्टम को हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहेंगे वो हम देखते हैं. तो वाटर ऑन लैंड विच इज़ कंटिन्यूसली साइक्लिंग एंड हैज़ लो सॉल्ट कंटेंट दैट इज लेस देन 5 ppt, मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड इज नोन एज फ्रेश वाटर. तो पहले हम जानते हैं फ्रेश वाटर क्या होता है. तो फ्रेश वाटर उसे कहते हैं जिसका सैलिनिटी लेवल जो है 5 पार्ट्स पर थाउजेंड या उससे कम, यानी 1000 पार्ट्स में उस वाटर की सैलिनिटी 5 से भी कम होती है, तो उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स. तो उसमें भी 2 टाइप के पार्ट होते हैं. फर्स्ट स्टैटिक वाटर, जिसको हम लेंटिक भी कहते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, बॉग्स, स्वैम्प्स. इसमें क्या होता है, जो हमारे फ्रेश वाटर एक्वाटिक इकोसिस्टम होते हैं उसमें ये पानी जो होता है वो स्टैटिक होता है, स्थिर होता है. जैसे कि हमारे तालाब होते हैं, जो लेक्स, झील होते हैं, इस टाइप के जो बॉडीज़ होते हैं उनको हम स्टैटिक वाटर इकोसिस्टम कहते हैं. और एक होता है रनिंग वाटर इकोसिस्टम, जिसको लोटिक भी कहते हैं. और इस टाइप में आते हैं जैसे स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, जैसे नदियाँ, झरने. ये इकोसिस्टम जो होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम्स फ्रेश वाटर के, उनको रनिंग वाटर फ्रेश इकोसिस्टम कहते हैं. जैसे पिक्चर में देखिए, ये एक तरह से एक पॉन्ड है और ये हो गया हमारा लेंटिक वाटर सिस्टम, और ये सेकंड वाला जो है हमारा रिवर है, तो ये हो गया लोटिक इकोसिस्टम. नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम आता है मरीन इकोसिस्टम. These are the water bodies having salt concentration equal to or above that of a sea water. और सी वाटर का जो सॉल्ट कंसनट्रेशन होता है वो 35 ppt, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड और एबव होता है. जितने सारे इकोसिस्टम्स जिनका सॉल्ट कंसनट्रेशन 35 पार्ट्स पर थाउजेंड या उससे ज़्यादा होता है उसको हम मरीन इकोसिस्टम कहते हैं. उसमें हमारे जैसे शैलो सीज, ओपन ओशियंस, ये सब आ जाते हैं. थर्ड जो है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम होता है. तो ब्रैकिश जो होता है वो फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम के बीच का सॉल्ट कंसंट्रेशन वाला वाटर बॉडी जो होता है उसे हम कहते हैं. तो दीज आर द वाटर बॉडीज हैविंग सॉल्ट कंसंट्रेशन फ्रॉम 5 to 35 पार्ट्स पर थाउजेंड. और जैसा कि मैंने बताया दोनों के बीच का होता है, तो 5 और 35 पार्ट्स पर थाउजेंड के बीच में जो भी वाटर बॉडीज़ का सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर होता है उसे हम ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं. और उसमें हमारे एस्चुरीज जो फ्रेश वाटर और सी के मिलने से बनता है, तो वहाँ का कंसंट्रेशन जो होगा फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर जो सी वाटर है उसके बीच का कंसंट्रेशन होगा. उसी तरह से शॉर्ट मार्सेस, मैंग्रोव्स भी यही होता है. टेरेस्ट्रियल एरिया और सी एरिया दोनों के बीच का एरिया होता है, उसे कहते हैं. जैसे ये एग्जांपल हम देख सकते हैं ये फिगर में. तो इन सारे इकोसिस्टम्स को हम ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं. तो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स को हम सॉल्ट कंसंट्रेशन से जो बांट रहे थे, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आया और उसमें भी हमें 2 पार्ट देखे कि एक स्टैटिक जिसको लेंटिक बोलते हैं और एक होता है रनिंग इकोसिस्टम जिसको हम लोटिक बोलते हैं. और फिर मरीन इकोसिस्टम देखा हमने और उसके बाद ब्रैकिश इकोसिस्टम देखा. अब हम देखते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स किस टाइप के होते हैं.
तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में हम देख रहे हैं कि उनको हम कैसे बांट सकते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स हमें एक्वाटिक इकोसिस्टम में मिलते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जोन ऑफ अकरेंस। तो जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अगर आप एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखेंगे तो उनका एक जोन ऑफ अकरेंस होता है और वहीं पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वाटर बॉडी इकोसिस्टम में आपको हर लेवल पे हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, तो उनका अकरेंस किसी चीज़ों पर वेरी करता है। जैसे एक होते हैं न्यूस्टॉन, दे आर अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द एयर वाटर इंटरफेस। तो आप देखिए जैसे नीचे वाटर है और ये वाटर हो गया और ये हो गया एयर, तो एयर वाटर का जो इंटरफेस है वहाँ पे फ्लोटिंग अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे और उसे हम न्यूस्टॉन कहते हैं। उसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स, वाटर स्ट्राइडर्स। ये जैसे एग्जांपल देखिए, ये वाटर स्ट्राइडर्स इनको कहते हैं, इनको पॉन्ड स्केटर्स भी कहते हैं। तो इन्हें हम देखेंगे कि ये जो वाटर और एयर का जो इंटरफेस है वहाँ पे ये फ्लोट कर रहे होते हैं या उस पानी के एकदम सरफेस पे रहते हैं। जैसे वाटर स्केटर्स को ही देखिए, ये आपको पानी पे ऐसे दौड़ते हुए लगेंगे और ये इनका मेन जो कारण है, इनका जो वेट है वो सरफेस टेंशन, वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है उससे बैलेंस हो जाता है, तो इनको न्यूस्टॉन कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एक्वाटिक, उनको हम पेरीफाइटन कहते हैं। दे रिमेन अटैच्ड टू द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स और सब्सटेंसेज इमर्जिंग एबव द बॉटम मड। वाटर के जो बॉटम लेवल से ऊपर निकले होते हैं उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स अटैच्ड हो जाते हैं उनके स्टेम्स, उनके लीव्स से, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम पेरीफाइटन कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स। थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं प्लैंक्टन्स। दीज आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, जिसको फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं, और एनिमल्स, क्रस्टेशियंस और प्रोटोजोअन्स होते हैं जिनको जू प्लैंक्टन्स भी कहते हैं। इनके ग्रुप को प्लैंक्टन्स बोलते हैं, और इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं जैसे छोटे छोटे क्रस्टेशियंस और प्रोटोजोअन्स उनको हम जू प्लैंक्टन कहते हैं। और ये जो प्लैंक्टन्स होते हैं ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे आप फोटो में देख रहे होंगे, ये 100 माइक्रोमीटर का स्केल है। इसमें आप देखिए छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, जो एल्जे हैं, उनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, और जो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स क्रस्टेशियंस या डायटम्स जो हैं उनको हम कहते हैं जूप्लैंक्टन्स। और ये जनरली स्विम नहीं कर पाते हैं, ये पानी के साथ ही फ्लोट होते हैं। तो इसलिए भी आप देखेंगे कि सिंस द लोकोमोटरी पावर ऑफ द प्लैंक्टन्स इज लिमिटेड, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लार्जली लिमिटेड बाय करंट्स एंड टाइड्स इन द एक्वाटिक सिस्टम। चूँकि ये स्विम नहीं कर पाते हैं और ये पानी के साथ फ्लो में बह पाते हैं, इसलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, वो जो पानी का करंट है या पानी का जो टाइडल मूवमेंट है उसी पे ये डिपेंड करते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक हो सकता है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, उनको हम कहते हैं नेक्टॉन्स। ये नेक्टॉन्स जो होते हैं जनरली जो स्विमर्स होते हैं उनको हम नेक्टॉन कहते हैं। तो दे आर रिलेटिवली लार्ज स्विमर्स विच कैन ओवरकम वाटर करंट और स्विम कर सकते हैं। तो ये स्विमर्स जो हैं वो वाटर का जो करंट है या जो इनका वाटर का जो अपना एक मूवमेंट होता है उसको ओवरकम कर पाते हैं और वो अपना स्विमिंग कर पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेक्टॉन्स। जैसे कि फ़िश हो गए, ऑक्टोपस हो गए, ये पानी के बहाव के साथ ज़रूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में जाएं, ये इनका अपना एक मूवमेंट मैकेनिज़्म होता है और ये वाटर का मूवमेंट को अपोज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि इज जेलीफिश अ प्लैंक्टन और ए नेक्टॉन। देखिए एक जेलीफिश है, तो ये क्या ये एक प्लैंक्टन है जो कि पानी के साथ बह जाती है, या एक नेक्टॉन है जो स्विम भी कर पाती है। तो जेलीफिश जो होती है अगर छोटी है, बहुत छोटी जेलीफिश है, तो इफ़ स्मॉल, तो ये एक प्लैंक्टन के रूप में हम इसको देखते हैं। और इफ़ लार्ज, और ये स्विम कर सकती है अपने टेंटिकल्स के थ्रू, ये जो टेंटिकल्स है
इसके अप डाउन मूवमेंट से ये मूव कर सकती है, तो इसको हम एक नेक्टॉन बोलते हैं। लास्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उनको बोलते हैं हम बेंथोस। बेंथोस का मतलब होता है बॉटम ऑफ द ओशियन। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बॉटम ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल है जैसे क्रैब्स, ये पानी पे तैरते नहीं हैं, जनरली ये बॉटम सरफेस पे चलते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं बेंथोस। तो ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम देख सकते हैं कि न्यूस्टॉन है, ये सरफेस पे मिलते हैं हमें। प्लैंकटॉन्स हैं, ये भी आपको सरफेस या सरफेस के आसपास ही मिलेंगे, और पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा पानी का बहाव रहेगा उसी टाइप में इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा। नेक्टॉन्स हैं, ये फ्रीली स्विम कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, और पानी के बहाव के साथ भी जा सकते हैं, पानी के बहाव के अपोजिट भी जा सकते हैं। और बेंथोस हैं, ये आपका जो सी सरफेस है उस पे ही मिलेंगे, तो ये एक्वाटिक सरफेस जो है वहाँ पे ये आपको क्रॉलिंग करते हुए मिलेंगे। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में हमने टाइप ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स भी देख लिया। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में फैक्टर्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट, ये देखना ज़रूरी है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी होता है उसको क्या क्या फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला है सनलाइट। जैसा हम देखते हैं सनलाइट जो है प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और कोई भी इकोसिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका सनलाइट से ही डिपेंडेंट होता है। तो सनलाइट जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो सनलाइट देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम में जब सनलाइट पड़ता है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सनलाइट का जो एफिशिएंसी है या इफ़ेक्टिवनेस है, जो पेनिट्रेशन है, वो कम होता जाता है, और एक लेवल के बाद वाटर बॉडी के अंदर सनलाइट का इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो सनलाइट पेनिट्रेशन रेपिडली डिमिनिशेस एज इट पासेस डाउन द कॉलम ऑफ ए वाटर। तो सनलाइट जैसे भी आपको पानी के अंदर जाता है तो उसका एफिशिएंसी डिक्रीज़ होते जाता है, उसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो डिक्रीज़ होता जाता है। द डेप्थ टू विच इट रीचेज डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सनलाइट जिस लेवल तक जा पाता है, प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी लेवल तक हो पाता है, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए। तो बेस्ड ऑन द लाइट पेनिट्रेशन एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन दे आर क्लासिफाइड एज। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के जो जोन्स होते हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं लाइट पेनिट्रेशन और प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो पहला है फोटिक जोन। इट इज़ द अपर लेयर ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम अप टू विच द लाइट पेनिट्रेट्स एंड विद इन विच द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इज कन्फाइंड। फोटिक जोन एक्वाटिक इकोसिस्टम के उस लेयर तक को कहते हैं जहाँ तक सनलाइट पेनिट्रेट कर पाता है और जहाँ पर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है हो पाती है। और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अगर हो पा रही है तो प्लांट का भी डिस्ट्रीब्यूशन उसी लेवल तक ही हो पाता है। जैसे इस फिगर में देखिए आपका प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इस लेवल तक है और सनलाइट भी इसी लेवल तक पेनिट्रेट कर पा रहा है, तो इसलिए ये जो जोन है इसको हम कहते हैं फोटिक जोन, और ये जनरली अपर लेयर ऑफ द सरफेस पे ही होता है, इसलिए ये फोटिक जोन अपर लेयर में ही आता है। द डेप्थ ऑफ दिस जोन डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अगर वाटर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है तो उसका डेप्थ ज़्यादा हो सकता है, सनलाइट ज़्यादा नीचे तक पेनिट्रेट कर पाएगा। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट वाटर नहीं है, मडी वाटर है, तो वहाँ पर सनलाइट जो है बहुत नीचे तक नहीं जा पाएगा और उसका जो फोटिक जोन होगा वो कम होगा। बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एक्टिविटी टेक्स प्लेस। तो इस लेवल में आपके फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स होंगे वहाँ वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो रेस्पिरेशन करेंगे। It extends from the surface down to where the light level is 1% that of the surface. सरफेस पे जो इंटेंसिटी होती है उसका 1% जिस लेवल तक आपको उस लाइट का मिल जाता है इंटेंसिटी, वहाँ तक फोटिक जोन मानते हैं, और ये जनरली आपको 200 मीटर तक ही होता है। सेकंड है एफोटिक जोन।
These are the lower layers of aquatic ecosystem where light penetration and plant growth are restricted. Only respiration activity takes place. और जिस लेवल के नीचे आपको सनलाइट का पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है उसको हम कहते हैं एफोटिक जोन, और वहाँ पर लाइट का पेनिट्रेशन और उसके कारण से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाने के कारण प्लांट का ग्रोथ भी वहाँ रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो वहाँ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होता है, वहाँ जनरली रेस्पिरेशन ही होता है। और ये इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द फोटिक जोन टू द बॉटम ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो फोटिक जोन जो हमने इस पिक्चर में अगर देखें तो फोटिक जोन जो है हमारा वहाँ से एकदम बॉटम ऑफ द लेवल तक, उस लेवल को हम कहते हैं एफोटिक जोन। सेकेंड फैक्टर है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इन द फ्रेश वाटर द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज 10 ppm by weight, which is 150 times lower than the concentration of oxygen in air. ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, एक मिलियन में कितने पार्ट्स हैं उसको हम ppm से डिनोट करते हैं। तो फ्रेश वाटर में जो एवरेज कंसंट्रेशन है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का वो अप्रॉक्सीमेटली 10 ppm होता है, और ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे 150 टाइम्स लोअर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एक्वाटिक इकोसिस्टम में बहुत कम होता है। और वार्म वाटर डिजॉल्व्स लेस ऑक्सीजन, तो पानी जैसे ही जितना गर्म होते जाएगा उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कम होता जाएगा। सुन के थोड़ा सा अपोजिट जैसा लगता है कि वार्म वाटर है तो मे बी ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वार्म वाटर में ऑक्सीजन का जो डिजॉल्व करने का कैपेसिटी है वो कम होता है कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। और इसी में जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल फॉल्स बिलो 3 to 5 ppm मैनी एक्वाटिक एनिमल्स आर लाइकली टू डाई। तो जब नॉर्मल जो हमारा 10 ppm है फ्रेश वाटर का कंसंट्रेशन, और यही कंसंट्रेशन अगर 3 to 5 ppm में ड्रॉप हो जाता है तो जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं वहाँ से, और वो रिस्पिरेशन कर नहीं पाते हैं, और दे आर लाइकली टू डाई। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। द वाटर टेम्परेचर changes less rapidly than the temperature of air because of high specific heat। हम जानते हैं वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत हाई होता है। तो जैसे कि टेम्परेचर हमारा एयर में जो चेंज होता है जैसे आप जानते हैं कि अगर हम हाइट पे जाते हैं नॉर्मल लेवल ग्राउंड लेवल से तो टेम्परेचर रैपिडली डाउन होते जाता है, लेकिन पानी में ऐसा नहीं है। पानी में जो टेम्परेचर है वो उतना रैपिडली नीचे जाने से चेंज नहीं होता है। सिंस वाटर टेम्परेचर आर लेस सब्जेक्ट टू चेंज द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैव नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट। और चूंकि वाटर का जो टेम्परेचर ज़्यादा गिरता नहीं है इसलिए जो एनिमल्स और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो टॉलरेंस लिमिट है वो भी बहुत कम होता है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा चेंज ऑफ टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर पा सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि दो टाइप ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। तो आप बताइए ये जो नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट है उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? तो याद कीजिए हमने पहले भी पढ़ा था, इनको हम स्टेनोथर्मल कहते हैं। तो इसलिए इवन अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर आर ए ग्रेट थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स कंपेयर टू द चेंजेस इन एयर टेम्परेचर इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए बहुत कम टेम्परेचर चेंज होने से भी इनका सर्वाइवल पे थ्रेट आ जाता है, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जनरली यूरीथर्मल होते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में हम देखेंगे एक टर्म विंटर किल। तो विंटर किल क्या होता है? आइस कवर ऑन वाटर बॉडी कैन इफेक्टिवली कट ऑफ लाइट, हेंस फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स बट रेस्पिरेशन कंटिन्यूज। Thus, in shallow lakes, the oxygen gets depleted and fishes die. But we don't know until the ice melts and we find the dead fishes floating. तो विंटर में क्या होता है, वाटर के ऊपर आइस जमा हो जाती है। अब आइस जमा होने से क्या होता है कि वाटर जो है उसके ऊपर आइस शीट जमा हो गई, उससे क्या होगा, सनलाइट जो है हमारा वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो पेनिट्रेट नहीं करने से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो होता रहेगा। जो शैलो जगह है, शैलो फ्रेश वाटर या शैलो वाटर बॉडीज जो होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि वाटर में ऑक्सीजन रिप्लेनिश होने का कोई और तरीका नहीं होता है।
उससे फोटोसिंथेसिस के कारण भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन जो है रैपिडली डिटीरिएट होती है। तो हमने जस्ट देखा कि जो 10 ppm जो हमने देखा है उससे कंसंट्रेशन धीरे धीरे ऑक्सीजन का डाउन होते होते हो सकता है 3 to 5 के रेंज में, ppm के रेंज में आ जाने से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण वो उनका डेथ हो जाता है। लेकिन वो डेथ होने के बाद भी हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक विंटर में वाटर बॉडी के ऊपर आइस रहेगा वो हमको पता नहीं चलता है। जैसे जब धीरे धीरे समर आता है और जब आइस मेल्ट होता है तब हम देखेंगे कि बहुत सारे फिशेस जो हैं डेड कंडीशन में सरफेस पे आ जाती हैं और इसी को हम विंटर किल कहते हैं। तो वाटर का एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टी होता है, वो जानना ज़रूरी है और वो पिक्यूलियर प्रॉपर्टी के कारण ही विंटर्स में बहुत सारे वाटर बॉडीज जो जम जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो एक्वाटिक लाइफ है वो बचा रह पाता है, ये पिक्यूलियर प्रॉपर्टी के कारण। आपको पता होगा जब भी कोई कुछ भी जब वार्म होता है तो वो लाइटर होता जाता है। जैसे एयर है तो लाइट होके ऊपर जाता है और कोल्ड जो है वो नीचे जाता है। सेम वाटर में भी होता है, वार्म वाटर जो है ऊपर की ओर जाता है और कोल्ड नीचे, डेंसिटी उसका ज़्यादा होता है इसलिए नीचे आता है। और वाटर का जो हाईएस्ट डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो एक वाटर बॉडी है, मान लीजिए वाटर बॉडी में ये वाटर सरफेस है और ये डिफरेंट लेयर्स हैं। तो वाटर का हमने अभी जस्ट देखा कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर किसी एम्बिएंट टेम्परेचर जो भी रूम टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री है और बाहर का टेम्परेचर धीरे धीरे मान लीजिए विंटर आना चालू हुआ, वाटर का टेम्परेचर पहले 20 रहा होगा, 20 से फिर 15 होगा, 15 से 12 होगा, अब धीरे धीरे और ठंडा होते होते मान लीजिए टेम्परेचर हुआ 6, 7, तो यहाँ का टेम्परेचर भी सरफेस का 7 हुआ तो वो नीचे आया। उसके बाद टेम्परेचर और डाउन हुआ 6 तो और नीचे आया। ऐसे करते करते मान लीजिए आपका टेम्परेचर 4 डिग्री पे हमने देखा कि मैक्सिमम डेंसिटी होता है। नीचे भी वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री मान लीजिए हो गया। अब उससे भी नीचे हुआ तो डेंसिटी 4 डिग्री का सबसे ज़्यादा है। तो अगर 3 डिग्री भी होगा तो भी पानी जो है वो नीचे वाला सरफेस का आपका 4 डिग्री ही रहेगा। फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर 0 डिग्री होगा और हम देखेंगे कि जब आइस सरफेस पे ही आइस बनना चालू होगा। और जब एक बॉडी है, यहाँ पे देखते हैं, उस पे आइस जो है वो 0 डिग्री पे है, लेकिन नीचे का जो वाटर है वो 4 डिग्री पे भी वाटर फॉर्म में है और वो आइस जो है वो इंसुलेटर होता है। नीचे का जो वाटर है वो 4 डिग्री में है, वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव कर पा रहे हैं डिस्पाइट ऊपर में पानी पूरा जम गया है। अगर ये प्रॉपर्टी वाटर का नहीं होता तो धीरे धीरे पानी पूरा का पूरा जम जाता और वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं था। तो ये हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में पूरा देख लिया और नेक्स्ट क्लास में हम वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब UPSC प्रेप वर्ल्ड।